अस्सलाम वालेकुम। होपफुली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 न्यूज पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में 23 जून 2022 की एपिसोड में। और 23 जून दुनिया में बहुत अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है शाहजेब, जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे के नाम से भी 23 जून को जाना जाता है। कहीं कहीं यूरोपियन एंड अमेरिकन शहरों में इसको जो है पिंक डे के भी नाम से मनाया जाता है, क्योंकि खवातीन के साथ एक सॉलिडारिटी के तौर पे कि अगर खवातीन के ऊपर से मनाया जाए तो कोई एक ऐसा कलर होगा जो बहुत ज्यादा पहनती है खवातीन, पर्पल पहनती है, रेड पहनती है, तो उन्होंने एक पिंक डे बना लिया। लेकिन सॉलिडारिटी की बात करें तो सॉलिडारिटी में ये नजर आता है, अब आपको हम सॉलिडारिटी वाला एक मैसेज देते हैं। बारिश हुई, बाइक्स के एक्सीडेंट्स हुए, कराची में लोगों के घरों में बिजली नहीं थी, लोगों की इस वक्त पूरे मोहल्ले के मोहल्ले जो हैं वो अंधेरों में डूबे रहे, लोग इंजर्ड हुए और कुछ लोगों की हलाकतें हुई। ये है शाहजेब आज बिल्कुल, क्योंकि कराची वाले शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश आएगी, लेकिन बारिश जब आई तो वही हुआ जो हर साल होता है, जो हर साल हम देखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और जैसे कि खबरें सामने आ रही कि मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। इसके साथ साथ कहीं मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, कहीं पर हम देख रहे थे लोग गिरकर जख्मी हो गए, कहीं पर जो है वो करंट लगने के वाकयात हो जाते हैं, कुछ दरख्त गिर जाते हैं। तो ये तमाम मामलात हम कराची में देखते रहते हैं और इस बार भी बारिश के दौरान यही सब कुछ हुआ है। कहीं दीवारें गिर गई, कहीं दरख्त गिर गए और लोग जख्मी हो गए, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियों का और बाइक्स का नुकसान भी काफी हुआ है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन बाइक्स के हवाले से ना मैंने एक्चुअली किसी से बात की तो कराची शहरी ने मुझे एक मैसेज किया, क्या सुनना चाहेंगे? अगर आप इजाजत दे तो मैं सबके सामने जरा वो पेश कर सकती हूँ, जरा ये सुनिए। क्योंकि कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि 5-5 घंटे बिजली बंद रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना भी रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, जब बारिश होती है ना, तो क्योंकि कराची में बहुत अरसे बाद बारिश होती है, रोड की रगड़ लगती है सड़क से, तो रोड पे टायर के थोड़े थोड़े जर्रात रह जाते हैं। जब जैसे ही कराची में पहली बारिश होती है तो वो जर्रात रोड पे बिल्कुल मक्खन वाला काम करते हैं, तो वो रोड बिल्कुल स्लिपरी हो जाता है। इसलिए आप देखें एक के बाद एक मोटरसाइकिल वाला गिरता है। ऐसे में खास तौर पे मोटरसाइकिल वालों को कोशिश करनी चाहिए कि जो टायर हैं उसकी हवा थोड़ी सी कम रखें, ताकि आप फिसले ना, उससे आपकी थोड़ी सी बचत रहे। क्योंकि ऑलरेडी सड़क पर काफी टैंकर्स गुजरते हैं, ट्रक गुजरते हैं, ऑयल मौजूद होता है और उस ऑयल पर जब पानी पड़ता है तो वो ऐसा स्लिपरी हो जाता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो मक्खन वाला काम करता है कि आपका टायर का अगर हवा पूरी है तो वो उस पर स्लिप हो जाता है। और यही वजह है कि कहा जाता है कि बारिशों में कोशिश करें कि मोटरसाइकिल, वैसे तो खैर लोग बेचारे खुद भी बहुत कोशिश करते हैं कि आराम से चलाएं, लेकिन फिर भी हादसा हो जाते हैं। लेकिन एहतियात जितनी की जा सकती है वही की जा सकती है कि इंतजामिया गवर्नमेंट की तरफ से तो हम ये कुछ नहीं देखते कि पानी का कोई ऐसा इंतजाम किया जाए या सड़कें ऐसे जो है वो बनाई जाए कि ड्रेनेज सिस्टम इस किस्म का हो कि पानी जल्द जल्द निकल जाए। इतने बिल्स देते हैं हम लोग, इतने टैक्सेस देते हैं हम लोग, कहाँ जाता है वो? कल 7:15 के बाद से 1:45 बजे तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, इतने घंटों बिजली नहीं थी। खैर से भी प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। एक और अफसोसनाक वाकया जो कल कराची में पेश आया कि जहां जनाब बोट बेसिन के करीब नदी में 2 अफराद डूब गए। बोट बेसिन के सामने वाले जो झील है उसमें एक इंसान जो है वो जब डूबने लगा तो कुछ लोगों ने उसको जब बचाने के लिए जो गए तो वो भी साथ में डूबे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये कहा जा रहा है वो उनके रिश्तेदार ही थे जो उनको बचाने के लिए कूदे थे पानी में। हो सकता है, बिकॉज मैंने अभी तक नहीं सुना, लेकिन अगर न्यूज आ रही है तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कि अगर एक घर के भी हुए तो जनाब ये तमाम लोग जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बताया जा रहा है कि 1 लाश और 3 अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि 3 अफराद जो है वो अभी भी लापता है। उनकी तलाश जो है वो जारी है। आज दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उनको ढूंढने की, लेकिन ये वाकई बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बहुत वाकई में बलूचिस्तान में अगर तूफानी बारिशों की बात करें तो उसके बाद नदी नालों में तुगयानी भी आ गई। कई देहात के जमीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए। अगर हम कोलू, हरनाई और सभी में अगर सूरत हाल की बात करें तो ज्यादा खराब है। हरनाई में जनाब 2 खवातीन समेत 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। अल्लाह अकबर। रावलपिंडी में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, हमने आपको ऑब्वियसली शेयर भी किया था, हम बारिशों के बारे में बता भी रहे थे। लेकिन नाला नई और नाला कोरंग में जनाब पानी की सतह जो है वो वहां पर बुलंद है। क्योंकि दूसरी जाने पेशावर की अगर बात करें तो वहां भी जो बारिश है वो शदीद बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस जो सड़कें वो तालाब का मंजर जैसे पूरे पाकिस्तान में पेश करती हैं वैसे पेश कर रही थी।
अब देखें, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब हम बारिशों का जिक्र करते हैं, कितने अरसे से हम इंतजार कर रहे होते हैं कि बारिश हो, हम लोग मौसम एंजॉय करें। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है, उस गर्मी के बाद कुछ मौसम बेहतरी आएगी, उसमें कुछ ज़रा ठंडी हवा चलेगी, कुछ ज़रा ठंडक होगी, लेकिन वो एंजॉय तो हमारा एक तरफ रह जाता है। जो टेंशनें वो खबरों की सूरत में हमारे सामने आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे अफसोसनाक वाकयात सामने आ जाते हैं कि फिर वो जो हमारी इंजॉयमेंट है ना वो बड़ी फीकी पड़ जाती है। बड़ी सही कह रहे हैं, वाकई में वो दिल खराब हो जाता है। हमने इतनी दुआएं की, हमने इतना एक्सपेक्टेशन रखी, ठीक है घरों में पानी आना, ठीक है हम लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं, हम ऐसा शहर है हमारा कि जहां बारिशों की आदत नहीं है हमें, लेकिन प्रिपेयर हम अब भी नहीं होते तरह। अगर IMF के बारे से जरा बात कर लेते हैं, कल बड़े जिक्र हो रहा था जनाब, जो मुआहिदा है उसकी बड़ी डिटेल सामने आ जाएंगी। शाहजेब भाई भी मुझे कह रहे थे आप फिक्र ना करें, महंगाई बड़ी आने वाली है, लेकिन अब वाकई में मतलब इसका मतलब एक और नई लहर, भारी टैक्सेस आने वाले इस IMF मुआहिदे के बाद। कहाँ जाऊं, कहाँ मैं क्या करूं? कहीं ना जाए, यही रहे हमारे साथ ही, और हम भी आप लोगों के साथ ही हैं, क्योंकि ये हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगा, जबकि मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में मजीद 445 अरब रुपए का अवाम पर बोझ डाला जाएगा। ये बोझ आएगा अवाम की जेबों पर, यानी कि आप लोगों की जेबों पर, और यह हम लोगों से ही टैक्सेस लिए जाएंगे। उसके बाद अवाम पर 292 रुपए जो है इजाफी GST जो है वो, और 55 अरब रुपए इजाफी इनकम टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। तो ये तमाम वो बोझ हैं जो अवाम पर डलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये मजीद बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो महंगाई की नई लहर आएगी, उसमें खैर हम रोजाना की बुनियाद पर जिक्र करते हैं कि किस तरीके से महंगाई में लोगों का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रोग्राम में तफसीली बात भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगली खबर भी जब आप दे ही रहे हैं महंगाई की, तो आप भी यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में आप ही खबर दे दीजिए, क्योंकि क्या बताएं कि मसाला जात, आपका अचार, आपकी टूथपेस्ट, आपका डिश वॉश, ये सब कुछ महंगा हो गया है। थोड़ी सी कीमतें मैं आपके साथ शेयर कर लूं तो मिक्स अचार 278 से बढ़कर 333 रुपए हो चुका है, जबकि माचिस का पैकेट जो कि 40 रुपए का होता था वो 50 रुपए का हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर घर में जाती हैं, हर घर में इस्तेमाल होती हैं, तो इससे ओवरऑल इंपैक्ट इसका आता है आपके घर के बजट पे। अगर शायद छोटी छोटी चीजों को अगर जैसे आपने अभी जिक्र किया है जिनका, वो अगर आपके नॉर्मली आपके अशिया बेसिक्स में ना आपकी नीड आपकी जो होती हैं, अगर आप इसको लेकर जाएं तो हर किसी में अगर 10 रुपए बढ़ा है तो वो 10 रुपए कहीं और 10 और कोई और चीज की 15 बढ़कर जो बिल है इसका एवरेज बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है। इंसान जो है ना फिर ये कहता है यार मैं क्या माचिस भी यूज ना करूं, पत्थर, अब तो वो वाले पत्थर भी नहीं आते कि आप दो रगड़ेंगे और उसमें आग लग जाएगी। जो स्पंज है वो भी महंगा हो गया, मतलब उसमें 66 रुपए इजाफा हो गया, उसकी कीमत 66 रुपए। हम क्या करें, अपनी पुरानी पतलूनों में काट काट के जीन्स जो है उसका बनाए हम झामा शामा कुछ करें, तो ऐसे कुछ कैसा कुछ करना पड़ेगा। देखेंगे इंशाल्लाह, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में, अच्छा सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी, हम तो अंदरून मुल्क पाकिस्तानी भी बहुत मुश्किलात में, लेकिन बैरून मुल्क की अगर बात करें, मईशत को सहारा देने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अच्छा कैसे कैसे मतलब ऐसे कि हम वैसे हमेशा देखते हैं कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो कोशिश करते रहते हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, जितनी कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं वो करते हैं। गुज़िश्ता रोज में हमने देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट में तकरीबन रिकॉर्ड $57 मिलियन जमा कराए गए हैं, जिस रकम का हजम जो है वो 4 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया है। और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इज़हार तशक्कुर किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, और ये कहा है कि वादा है मुआशी मुश्किलात से निकलने के बाद वो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मतलब बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है, अप्रिशिएट करते हैं हम तमाम लोगों के एफर्ट जो पाकिस्तान के लिए बाहर बैठकर तकलीफ में आ जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं, और ये आप लोगों का प्यार है। अल्लाह करे आप लोगों की जो हक हलाल की कमाई हुई, जितनी भी आप लोगों का रोटी रोजी आपने पाकिस्तान भेजी, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो। अच्छा जरा सिंध हाई कोर्ट में जो कल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने पर्सनली है, इसमें चैनल का कुछ भी नहीं, मेरा अपना पर्सनल फीडबैक है जनाब। मैं क्योंकि बुशरा की बहुत करीबी दोस्तों में से एक हूँ, जिस तरह उस खातून ने अपने आप को दिखाया है मजबूत एक इंसान बनकर, सिवाय इसके कि हम फख्र है कि वो हमारी दोस्त और बहन है, लेकिन कल उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो हुक्म है वो मुअत्तल कर दिया है, और आमिर लियाकत के साहबजादे और साहबजादी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के 23 जून के हुक्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की थी, और अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। तो ये वो खबर है गुज़िश्ता रोज हमने देखी, जिसकी अपडेट हमने आपके साथ शेयर की है।
बस अल्लाह पाक डॉक्टर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, बच्चों को दुआ को और अहमद को सब्र दे, और डॉक्टर साहिबा डॉक्टर बुशरा को जनाब बहुत ज़्यादा ताकत, हिम्मत और हौसला अता फरमाए। कल वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी और बनता भी है इंसान का, बहुत अच्छे दिल की खातून है, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए। और प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं IMF लोन के हवाले से। अगर हम बात करें तो शुजात भाई होंगे आज डेफिनेटली, शुजात भाई से जैसी बात होगी तो पूछेंगे, मतलब एक्चुअली शाजिब यू हैव बीन टेलिंग मी लॉट ऑफ मेनी थिंग्स जो मुझे खुद नहीं पता होती थी बहुत सारी, ऑब्वियसली मैं सीख रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, तो वो सीखने के चक्कर में आपसे सीखता हूं, हमसे सीखती है, मतलब ये सीखना ही चल रहा है, कब हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि कितना कुछ है जो हम IMF के हवाले से नहीं जानते थे, और ऑनेस्टली सुबह सवेरे पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि एक आम आदमी को IMF के हवाले से आम जबान में बहुत कुछ समझ में आने लगा। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हमारा क्या कंसर्न है मुल्क में क्या, लेकिन आप लोगों का कंसर्न है क्योंकि आप लोगों की जेबों से ये टैक्सेस जा रहे हैं, और आप लोगों की जेबों की टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी वजह से आप लोगों को बोझ पड़ रहा है और उसी से महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप लोगों के टैक्सेस तो लिए जा रहे हैं लेकिन आप लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, तो आप लोगों से कंसर्न तो है ये बात। आज हमने शुजात भाई किस हवाले से वक्त लिया? हमने इसलिए लिया कि वजीर खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा चुके हैं, लेकिन ये मामला तय जो पा चुके हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर फौरी तौर पर $1 अरब नए पैकेज के तहत मिलेंगे, लेकिन वो सख्त शराइत क्या हैं, वो क्या सख्त शराइत हैं जिसकी बुनियाद पर हमें ये $1 अरब दिया जाएगा। साथ में दोस्त ममालिक की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की मंजूरी के बाद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों से तकरीबन $20 अरब हमें मिलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि माया कब तक हम इन्हिसार करेंगे दोस्तों पर और बैरूनी कर्जों पर, कब तक हम कर्जा लेकर एक तरह से क्या ये सवाल करना गलत नहीं होगा शाजिब, शुजात भाई तो पहला सवाल ये करेंगे कि पूरा जो फोकस है इफ यू सी इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द IMF फंडिंग, ठीक है, कि प्रोग्राम की बहाली के वजह से। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया माहिर मोहतर शुजात मुबारक साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर सबसे पहले तो बताइएगा, नई हुकूमत की इस वक्त पूरी तवज्जो IMF प्रोग्राम की बहाली पर है, और सवाल तो ये है कि बहाली पर क्यों है, क्या हमारा इन्हिसार तमाम जो है वो सिर्फ दोस्त ममालिक से कर्जे लेने पर और IMF के ऊपर है? आप बताइएगा कि क्या होने जा रहा है, क्या मसले का हल इसी तरीके से निकलेगा? शुजात भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुल्क की माइशत के हालात अच्छे नहीं है, और सुबह सुबह जब भी मैं आता हूँ तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि पता नहीं ये किस किस्म की खबरें तुम देना शुरू कर देते हो। लेकिन आपके सवाल की तरफ आते हैं। सवाल आपने ये किया कि IMF के ऊपर फोकस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ज्यादा क्यों है, तो मैं आपके गोश्त गुजार करता चलूँ कि असल में IMF से लोन की अमाउंट लेने से ज्यादा जो क्रेडिबिलिटी आपकी डेवलप होती है उसका गवर्नमेंट को वो चाहिए होती है, क्योंकि जब आप IMF अगर आप एग्री कर लेता है कि एक सर्टेन अमाउंट लोन की या बेल आउट पैकेज की आपको देगा, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, जो दूसरे आपके फ्रेंड्स ममालिक हैं, उनको एक एतमाद बहाल हो जाता है कि पाकिस्तान की मैशत जल्द या बदेर किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी। तो वो क्रेडिबिलिटी का ज्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से सारे का सारा फोकस इस गवर्नमेंट का भी और पिछली गवर्नमेंट का भी IMF का बेल आउट पैकेज लेने पर था। और अल्लाह का शुक्र है कि IMF ने काफी हद तक एग्री कर लिया है कि हमें वो बेल आउट पैकेज देने जा रहे हैं, लेकिन वो जो शराइत IMF ने रखी हैं वो आगे जाके मैं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं डिस्कस करूंगा कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। जरूर शुजात भाई आप इस बात को कंप्लीट अभी बताएं, आप अभी बताएं, हम कुछ ना छुपाएं, आप हमसे सब बता दें। कितनी सख्त शराइत हैं और इसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है मुस्तकबिल में? प्लीज देखिए, वैसे तो बहुत सारी शराइत हैं जो उन्होंने पैकेज था मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, वो भी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसके जो अहम पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले IMF ने गवर्नमेंट पे ये लाजिम कर दिया कि हम 50 रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी है वो अवाम पर उसको आगे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि शायद 30 से 50 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ने जा रही हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पेट्रोल की प्राइसेस होंगी वो भी अवाम पर उसको मुंतकिल किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल इसको एग्री भी कर लिया है, और ये तकरीबन हर महीने 5 या 10 रुपए के हिसाब से इस पेट्रोलियम लेवी को ट्रांसफर किया जाएगा अवाम के ऊपर। एक बात तो हम ये एक्सपेक्ट करें फिर, ठीक जी बिल्कुल। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने बजट में जो बहुत सारे लोग थे जो सैलरीड क्लास थे उनके टैक्सेस को कुछ रिड्यूस किया था,
उस वक्त भी IMF ने अपनी कुछ रिजर्वेशन शो की थी, और अब भी दोबारा से जब ये पैकेज को एग्री किया तो IMF ने ये गवर्नमेंट को ये कहा कि जो तकरीबन 125 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो शिफ्ट किए जाएं इनकम क्लास के, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर, और वो जो इनकम टैक्स के हवाले से वो जो रिडक्शन हुई थी उसको ना सिर्फ रिवर्स किया जाए बल्कि वो टैक्स के शायद स्लैब को इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो दूसरा इसका एक नेगेटिव है कि आपकी इनकम टैक्स भी बढ़ने जा रही है। ये IMF के उस कहा ये जा रहा है मुबैना तौर पे कि जो MEF के अंदर ये भी एक सेकंड इसकी टर्म है। तीसरा जो कि थोड़ा सा हमारी बायलैटरल रिलेशन जो चाइना के साथ है वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो चाइना के 10-12 IPPs हैं जो CPEC के मंसूबे के तहत पाकिस्तान में आए थे, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जब ये चीफ मिनिस्टर थे और उनके नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस दौर में बहुत सारे एनर्जी के मंसूबे चाइना ने लगाए थे। तो 10-12 IPPs ने कुछ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनके हमें तकरीबन कोई 300-400 अरब रुपए हमें पे करने हैं। तो IMF ये कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस कंडीशन में नहीं है तो आप IPP से जाके रीनेगोशिएट करें वो प्राइसेस को, और उन्हें कहें कि हम ये 300 रुपए नहीं दे सकते, आप उसको रिड्यूस करें। अब बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस मामले को किस हद तक टेकअप करती है और चाइना के IPPs के साथ नेगोशिएट करती है, अगर ये करते हैं तो अगेन यही बात होगी कि चाइना इसको ये समझेगा कि पाकिस्तान IMF इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय US, तो चाइना ये समझेगा कि शायद US ड्रिवन कुछ हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ आखिरी पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हवाले से ये कहा गया कि आप प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को तेज करें, और जो सर्कुलर हमारे बहुत बढ़ गए हैं उन सर्कुलर डेट्स को किसी तरीके से कर्टेल करने की कोशिश करें। अगर मैं इसको बुनियादी एक पॉइंट में अगर इसको कंक्लूड करूं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मुल्क में ना सिर्फ महंगाई बल्कि आपकी जो क़ुव्वत खरीद है उसके ऊपर भी मुस्बत नहीं बल्कि नेगेटिवली मंफी तरीके से असरअंदाज होंगे। वाह शुजात भाई, आपने सीरियसली, आपको नहीं पता इतना इम्पोर्टेंट ही आपने अभी बात की है ना कि इसमें आम आदमी को ये बात नजर आ जाए। अब वो कोई सवाल किसी से करने की जरूरत नहीं है, उसको आपने पूरी नॉलेज दे दी एक आम पाकिस्तानी को कि अगर अब IMF के जो जितने भी शरायत थे वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और उनकी जेब पर किस तरीके से असरअंदाज कर सकता है, और आया जो भी सिचुएशन आती है सामने कल वो किस तरह की चीजों के लिए प्रिपेयर रहे। ये आपने बड़ा क्लियरली बता दिया, विच इज एक्चुअली कमेंडेबल। बट एक बात बताएं शुजात भाई, सारी सिचुएशन आपने बताया कि जनाब फ्यूल का हमें 50 रुपए तक बढ़ाना है, हो सकता है ईद से हम एक्सपेक्ट करें, आपने कहा सैलरी का टैक्स जो था और इलेक्शन था, आप क्या समझते हैं तमाम चीजें आपने इज इक्वल टू बताया कि महंगाई पर इसका असर होगा, एक आम आदमी क्या सोच लेके कल की सुबह का आगाज करेगा शुजात भाई? देखिए, अब मसला ये है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, मैं बार बार पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान हेविली हम एनर्जी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो कि तकरीबन हमारी इंपोर्ट का एक बड़ा चंक है। 20 से 25% हम हमारे इंपोर्ट का बिल ऑयल की उस पे पेमेंट में जा रहा होता है। अब उसकी प्राइसेस आप देख लें कि किस एक्सपोनेंशियली वो बढ़ गई हैं। एक एक्सटर्नल हालात और दूसरा जो हमने ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने वो लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली इट हैज प्रूव टू बी दैट कि आप एक तो बैरूनी हालात भी अच्छे नहीं थे और आपने अंदरूनी हालात को भी गड़बड़ कर लिया, तो जिसकी वजह से जो हमारी जो ये मुआशी अबतरी है और मजीद हालात गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। मैं एक चीज लेकिन बता दूं कि IMF के पैकेज से 2-3 चीजें बेहतर हो सकती हैं। एक तो पाकिस्तान की करेंसी में जो गिरावट अभी मुसलसल देखने में आ रही है, ये थोड़ी सी रुक जाएगी, थोड़ी सी बेहतरी आएगी। सेकेंडली, हमें फ्रेंड्स कंट्रीज या जो दूसरे हमारे सऊदी अरब हो गया या दूसरे ममालिक हैं, वो हमें कुछ लोन्स ही देंगे, ग्रांट्स तो मुश्किल ही है, वो लोन्स वगैरह कुछ हमें दे देंगे, तो हमें शॉर्ट टर्म में एक इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाएगा, इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये जरूर बताइएगा, जब हम ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं ओवरऑल, हमारे पास ये रोज चीजें आ रही होती हैं, खबरें आती हैं, हम जिक्र भी करते रहते हैं कि भाई ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। एक तरफ रशिया यूक्रेन का मामला, उनकी जंग का मामला भी चल रहा है, और उसकी वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि रशिया की वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो एक तो मुझे बताइएगा क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसलसल कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं और कीमतों में इजाफा हो रहा है?
दूसरी जाने मुझे ये भी बताएगा क्या पाकिस्तान के पास और ऐसे सारे जराए हैं, शेल गैस की ऑप्शन है, उसके रिजर्व्स भी हैं, उसकी ड्रिलिंग करके ओजीडीसी की जानिब से वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, इस तरीके से भी ओवरकम किया जा सकता है चीजों को? आप समझते हैं कि अब हमें प्लानिंग करने की जरूरत है थोड़ी सी, ताकि ऑयल प्राइसेस में कमी ला सके? बिल्कुल, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान, आप सारे का सारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं बड़ी तादाद में, तो ऑब्वियसली वो ऑयल प्राइसेस तो हमें बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करती है, उनका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है, एक बात। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी के जराए मौजूद हैं या नहीं। पाकिस्तान में पता नहीं कब से बात हो रही है कि आप डैम्स बनाए, चलें डैम्स को छोड़ दें, आपके पास थर्ड कोल का मंसूबा है। देखें, अमेरिका से लेके चाइना तक पूरी दुनिया में अभी तक कोल यूज हो रही है। आप कोल को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी के जराए, आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आप जैसे आपने एक्सप्लोरेशन का कहा, उसको जरा बेहतर बनाया जा सकता था। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ एनर्जी सफिशिएंसी की कोई पॉलिसी नहीं है कि एनर्जी को किस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा, एनर्जी को किस तरह से डेवलप किया जाएगा। उस हवाले से हम एक सरफेस लेवल पे इकदाम तो करते हैं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो एनर्जी के मिनिस्टर्स हैं, उनको इटसेल्फ इतना कोई उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती कि क्या एनर्जी डेवलपमेंट की प्लानिंग क्या होगी, एनर्जी सफिशिएंसी पॉलिसी क्या होनी है। तो हमने इसको और पानी को बहुत ही एक ऑर्डिनरी सेक्टर के तौर पर लिया हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मईशत के लिए। सही कह रहे हैं। थैंक यू शुजात भाई फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपने कहा आप ठीक है, अल्लाह आपको ठीक रखे, अल्लाह हम सबको ठीक रखे, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह से, ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुजात मुबारक वॉज विद अस। अगर आप जानना चाहते हैं वो तमाम लोग जो इस वक्त दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, बिकॉज वो मर्द हजरात या वो खवातीन जो घर की वाहिद कफालत करने वाले हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। महंगाई की बात होती है, खर्चों की बात होती है, इन्फ्लेशन की बात होती है। तो आप रुक जाइए, ये सेगमेंट देखकर जाइएगा। इस वक्फे के बाद शाज़िया बरवाया कर रहे हैं आपका इंतजार। सबसे पाकिस्तान में शाज़िया बरवाया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। वक्फे में जाने से पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी उन तमाम अफराद से जो घर की वाहिद कफालत करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर जो बोझ पड़ता है कि यस उनको मालूम है कि उनको उसी नौकरी पर जाना है जिसकी बढ़ने की तनख्वाह, जिसका प्रमोशन होने का दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता है कि रोज मैं उठता हूँ या उठती हूँ तो कोई ना कोई नई खबर आई हुई होती है। शाज़िया क्या ख्याल है? वैसे मैम ओवरऑल जब खबरें देख रहे हैं आजकल और महंगाई की मुसलसल खबर देख रहे हैं, और जब हम ये बात करते हैं कि घर का खर्च उठाना कितना मुश्किल काम है इस वक्त, घर में आपको बच्चों की फीस का अरेंजमेंट भी करना है, अपने जो घर के रेंट हैं उसके साथ साथ यूटिलिटी बिल्स हैं, ये सब चीजें आपको अदा करनी है। लेकिन ये अदा करने के साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि ये पूरा जो बोझ है वो मर्द हजरात पर आता है। खैर वैसे ऐसे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जहां पर खवातीन भी बहुत काम कर रही हैं कि लोग जो कफालत करने वाले हैं, सिंगल मदर्स भी हैं, किसी घर में वाले साहब खैर से अल्लाह पाक के उसमें चले गए हैं। बहुत सारे लोग हैं शाज़िब जो इंडिविजुअली पूरे घर को देख रहे हैं। हम लोग टीम्स में ये बातें कर रहे होते हैं, कितने लोग घर में आपके कमा रहे हैं। कोई कहता है हमारे घर में सिर्फ हम कमाने वाले, खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है या उनकी नौकरी को कुछ होता है, तो फिर उसके बाद क्या उनके जहन पे क्या असर पड़ता है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन फिर जब उन मर्द हजरात की हम बात करते हैं, हमारा जो वो तबका है जो दिन रात मेहनत करके इस वक्त पैसे कमा कर घर ले जाता है, कोशिश करता है कि घर के तमाम मसाइल हल हो सके, वसाइल कम होते हैं, मसाइल ज्यादा होते हैं, ऐसे में बिल्कुल क्या उससे कोई पूछता है क्या उसका जो एक डिप्रेशन है, जो उसके मसाइल हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उसकी ज़हनी सेहत को मुतासर कर रही है। इजाजत से बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवर स्पेशल गेस्ट टुडे, हमारे बहुत खास गेस्ट हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तमाम उन घर वालों से जब आपके घर में कोई बाहर से काम करता नौकरी करता हुआ आए, कोई खातून हो, कोई हजरत हो, कोई भी हो, उससे कम ये जरूर पूछें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा दिन। आपको नहीं पता वो किस डिप्रेशन से गुजर कर आ रहा है। हमारे साथ जो है, मैं कहूंगी कि शाज़िब तो मर्द की सेहत के लिए, मर्द के लिए बल्कि मैं कहूंगा कि सेहत इंपॉर्टेंट है या पैसा जरूरी है, और आजकल जो हालात हो गए हैं उसमें क्या करना चाहिए किसी भी शख्स को। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कासिम भाई, आपने हमारा ओवरऑल इंट्रो सुना होगा इस सेगमेंट का। हमारा अब सिर्फ सवाल ये है कि आजकल का इतना महंगाई का दौर है और इसमें मसाइल बहुत बढ़ गए हैं जबकि वसाइल बहुत कम है। ऐसे में जो मर्द हजरात हैं, खवातीन की बात भी हम कर लेंगे बाद में, लेकिन मर्द हजरात में ज्यादातर हम देखते हैं हमारा वो तबका है जो मिडिल क्लास में जॉब कर रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है, उनके लिए कितना मुश्किल है काम करना और उनके लिए अपने मसाइल को अंदर ही अंदर रख कर डिप्रेशन में चले जाना उनकी ज़हनी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो तारीफ करूंगा कि इतना शानदार मौजू इसका आपने इंतखाब किया, क्योंकि रोज हम जो बातचीत कर रहे हैं वो बड़ी रूटीन की बातचीत है। उसमें से इस तरह का मौजू उसको मुंतखब करना, उस पर बात करना मेरे लिए भी बड़े एजाज की बात है। अब देखिए, एक मर्द जो पूरा दिन काम पे होता है, कई तरह के काम है, दुकान हो सकती है, फैक्ट्री में जॉब हो सकती है, अपना काम हो सकता है, किसी जगह मुलाजमत हो सकती है, कोई सर्विसेज देने का काम हो सकता है, कोई आईटी का काम हो सकता है, कोई वकालत हो सकती है, कोई डॉक्टर होना हो सकता है, कोई मेरी तरह टीचर या ट्रेनर भी हो सकता है, मीडिया के लोग हो सकते हैं। हम सब जो काम करके मेहनत करके कमाते हैं, पहली बात जो मैं यानी इस साइड से, कमाने वालों की साइड से, वो जो घर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि बड़ी चीजें ऐसी हैं जो आपके नोटिस में नहीं होती, हम फेस कर रहे होते हैं। स्ट्रेस एक तरह की नहीं है, स्ट्रेस कई तरह की है। कोलीग्स, सिस्टम पॉलिटिक्स, दफ्तरों की पॉलिटिक्स, माशरे के मसाइल, टैक्स, इदारों के साथ चलना, बॉस के साथ चलना, फिर मुश्किल बॉस के साथ चलना, फिर मुख्तलिफ तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस को हैंडल करना, फिर घर की वो तमाम तर जिम्मेदारियां जो, अच्छा वो मुझे ना बानो आपा का ये जुमला याद आता है। वो कहते हैं कि जब इशफाक साहब चले गए दुनिया से तो फिर मुझे भाव ताव पता लगा कि बिल जमा कराना क्या होता है। फिर मुझे पता लगा कि जो नोटिस आ जाता है किसी भी प्रॉपर्टी टैक्स का, इसको किसी महकमे में जाके जब हैंडल करना पड़ता है तो कितना मुश्किल होता है। फिर मुझे पता लगा कि ये कॉलेज की फीसें और जो रसीदें और ये सब चीजें जो इशफाक साहब मैनेज किया करते थे, ये कितना मुश्किल काम था जो इशफाक साहब किया करते थे। मेरा कहना यह है कि कभी हम वो जो मेहनत कर रहे हैं और फ्रंट महाज पे लड़ रहे हैं, फौज में भी एक फ्रंट का महाज होता है जिसपे वेपन लेके, तोप लेके, बंदूक लेके, टैंक लेके हमारे सिपाही लड़े होते हैं। अच्छा, एक पीछे दुनिया होती है, फौज भी एक पूरी एक चेन होती है और घर भी इसी तरह ही चल रहा होता है कि फ्रंट के महाज पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं जिनकी वजह से घर का निजाम चल रहा होता है। वो मुआशी निजाम है, वो समाजी निजाम है, वो खुशियां हैं, वो रिसोर्सेज हैं, वो आसानी है। बैक एंड पे जो घर वाले, मैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं करता, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि फ्रंट मैन जब थक हार के घर आता है और उस थके हारे इंसान को सामने से मुस्कुराता चेहरा नहीं मिलता, डिप्रेस चेहरा मिलता है, दुखी चेहरा मिलता है, उसका दुख और बढ़ जाता है। कभी सोचिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो बिलियंस ऑफ रुपीज की एक बड़ी कीमती बात कही। मैं कहता हूं जी, पैगंबर की बात वासिफ अली वासिफ साहब के बगौल बातों की पैगंबर होती है, यानी वो तो बातों की सरदार होती है। आपने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, यानी बीवी वो है जिसपे मर्द की निगाह पड़े और वो खुश हो जाए। अब मुझे बताइएगा कि अगर मर्द घर पे आया है और उसकी स्ट्रेस बढ़ाने वाली सामने खातून खड़ी है जो उसको मुंह बना के दिखा रही है, गुस्से कर रही है और वो बार बार चीजों को उठा उठा के फेंक रही है और इखलाक से बात नहीं कर रही, तो क्या होगा? वो पूरे दिन की स्ट्रेस जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वही चेहरा मुस्कुराता उसको पूछता है कि आप ठीक हैं, खैर से हैं, आज का दिन कैसा गुजरा, आपकी मसरूफियत कैसी रही। मैं आपको बताता चलूं कि जो भी काम कर रहा होता है ना, उसको उसका दिल होता है मैं बताऊं आज मैंने क्या किया, आज के चैलेंज मैंने कैसे फेस किए, आज के दुख मैंने कैसे देखे, आज के मसले मैंने कैसे। मैं पूछना चाह रही थी कासिम भाई, आपकी इजाजत से आपकी बात काटते हुए आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन वही आपकी बात से जुड़ती हुई बात इजाजत के साथ के ये एक तासुर पाया जाता है कि जो कमा रहा है ना वो तो स्टेबल है, जो कमा रहा है उसके पास तो सारी आसाइशें हैं क्योंकि वो कमा रहा है। अच्छा, ये समझना कि उसके पास तमाम आसाइशें हैं, वो बड़ा अपने कंफर्ट जोन में है, तो ये चीज कितनी सही कितनी गलत, उसके लिए पैसा जरूरी है या वो एक अच्छी जहनी सेहत? जी कासिम भाई। अच्छा देखिए, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम सबको समझनी चाहिए कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है ना जी, हम हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, हमारे अंदर जो है वो माइंड भी है
और जो माइंड है, जहन है, वो अगर बेहतर हालत में है, सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि जहन की बेहतर हालत क्या है और क्या हालतें हैं जिनसे हम जहनी सेहत का और जहनी पुख्तगी का और एक बेहतर हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो पॉजिटिविटी है, फिर आपकी ग्रेटफुलनेस है, फिर आपकी ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्ट आप कितने ज्यादा हैं। ये बुनियादी 3 हालतें हैं। खुशी की हालत है, इत्मीनान की हालत है, ये जहन की हालतें हैं जिससे आप कह सकते हैं एक जहन सेहतमंद जहन है। अब होता क्या है कि हम बाज़ औक़ात कमाते कमाते, मेहनत करते करते, स्ट्रगल करते करते अपनी जहनी सेहत को गवा देते हैं। एक ऐसा शख्स जो बहुत मेहनत करके कमा रहा है लेकिन चिड़चिड़ा हो गया, बेजार हो गया, बददिल होने लग पड़ा, उसमें एक बॉर्डम की फीलिंग है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उकताहट की फीलिंग है। वो जरा सोचे कि ऐसा क्या हो गया कि कमाते 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 उसने अपनी खुशी को गवा दिया। यानी आप इतना भागे कि अशिया तो मिल गई लेकिन खुशी पीछे रह गई। हमें कहीं ना कहीं ये जिंदगी पे पुले सरात है, मान जाना चाहिए। और ये जो बैलेंस कायम रखना है कि हमें अपने काम, अपनी खुशियां, मेहनत, स्ट्रगल, जॉब। कासिम साहब एक मेरा बड़ा एक अवाम वाला सवाल है कि ये जो बैलेंस है वो कायम कैसे रखा जाए जब किसी शख्स की 30,000 और 35,000 सैलरी हो और 25,000 को उसका बिजली का बिल आ जाए, तो वो ये बैलेंस किस तरीके से कायम रखें? अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि ये क्योंकि सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ तबकात में तकसीम हुई है। इसमें अपर मिडिल क्लास है, इसमें एलीट क्लास है, इसमें मिडिल क्लास है, इसमें लोअर मिडिल क्लास है, इसमें फिर एक बहुत जो सतह गुर्बत है वहां पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, इंसान को ना अल्लाह ताला ने एक बड़ी कमाल की सिफ्त दी है, वो दिए गए रिसोर्सेज में जीना सीख लेता है। आप तो कह रहे हैं ना बिजली का बिल आ गया, मैं कहता हूँ लोग जंगलों में रह रहे हैं, वो भी तो रह रहे हैं ना जी, लोग गारों में रह रहे हैं, वो भी तो रह रहे हैं, अफ्रीका के जंगलों में रह रहे हैं, वहां भी रह रहे हैं। आप कभी जहमत कीजिए और जो दरिया की पट्टी है हमारी, रावी के साथ साथ पट्टी है जो जड़ामाला से होते होते और ननकाना से होते होते, शेखुपुरा से होते होते आगे निकल जाती है, इस पट्टी के गिर्द एक पूरी कौम आबाद है जिसको जांगली कहते हैं। आप इनका जरा सर्वाइवल देखिए, ये इवन के उस जंगल में, बियाबान में रहना सीख लेते हैं, रेगिस्तानों में लोग जाके देखिए रहना सीख लेते हैं। अब होता क्या है सर, ये 25,000 रुपया बिल, हमने कोविड के दिनों में भी तो घर में रहना सीख लिया ना कासिम भाई। 35,000 रुपया इनकम है, उस आप यानी सर्वाइवल सीखते हैं किसी न किसी तरह। मेरा एक अंदाजा है कि जिसके घर में एक पंखा और एक बिजली है उसका बिल 5-7 हजार रुपये ही आ रहा होता है, उसका 25,000 रुपये बिल नहीं। और अगर कभी आ जाता है तो ऐसा मुमकिन है गलत बिल आ गया, कोई ऐसा मुमकिन है उसने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से बिल ज्यादा आ गया है। क्योंकि जिनके बिल को 35-40 हजार रुपये आ रहे हैं उनके घरों के साइज अमूमी तौर पर 10 मरले के, 5 मरले के, 8 मरले के घर है। अच्छा, अब देखिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपका कमाल यह है कि इन रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा कहता हूं ये जो हाउस मैनेजर का वर्ड है ये मर्द पे भी लागू होता है और औरत पे भी लागू होता है। ये जो हाउस लीडर का वर्ड है ये मर्द पे भी लागू होता है और औरत पे भी लागू होता है कि जो दिए गए रिसोर्सेज हैं उनको बेहतरीन इस्तेमाल करके घर के सुकून को कायम रखते हुए, अपनी चादर देख के पांव फैलाते हुए हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं आपको बार बार, ये पहले भी क्योंकि प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मैं रिपीट कर दूं, खुशी का ताल्लुक अशिया के साथ नहीं है। जिनके पास बड़ी बड़ी चीजें वो भी खुश नहीं है। यानी खुशी का हम जब कंडीशन करते हैं कि मटेरियल चीजें होंगे तो फिर ही हम खुश होंगे। मेरा कहना है कि हमें जो जिंदगी मिली है पहले तो उसके साथ राजी रहना सीख लेना चाहिए, उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए, उसमें इत्मीनान के साथ रहना सीख लेना चाहिए, और फिर अपनी ख्वाहिशें जरूर करनी चाहिए, ख्वाहिशें होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन वो ख्वाहिशें ऑब्सेशन का रूप ना धारे। ये जो कभी कभी कट लग जाता है, कभी कभी कोई तब्दीली आ जाती है, कभी तनख्वाह कम हो जाती है, कभी इनकम, कभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा खराब हो, कभी क्लैश आ जाता है, कबूल करने से ही जिंदगी गुजरती है। अगर आप लड़ते रहें, कुड़ते रहें, जलते रहें, जितनी तेजी के साथ आप अडॉप्ट करते हैं, जितना तेजी के साथ बदलते हालात को आप कबूल करते हैं, सर वक्त एक सा नहीं रहता। हम ये जो आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया और इसके बारे में पूरी जो बातें हैं वो हमने आपकी सुनी भी, लेकिन एक पॉइंट मेरा छोटा सा ये है कि पॉजिटिविटी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बुनियादी जरूरियात हैं ख्वाहिशात से हटकर वो पूरी करने के लिए आपको पैसे तो चाहिए होते हैं, ज़ाहिर है उसके लिए जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो ये मुल्क मुहिब्बे वतनों की सरजमीन है। यहाँ का हर बच्चा, हर बड़ा, हर जवान मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। माया, यस, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 96% यानी कि ऑलमोस्ट 100% लोगों का जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने का जो जज्बा है, वो उस रिसर्च में और वो उस सर्वे में बाहर आया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं तकरीबन 100% अवाम जो है वो मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। गैलप जनाब सर्वे पाकिस्तान के हवाले से जो हमेशा रिसर्चेज आती हैं बड़ी मुनफरद होती हैं, अपने आप में रिसर्चेज होती हैं, और हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये आपने सोचा कैसे। अगर ममालिक की बात करें तो 24 ममालिक में ये हुआ सर्वे, और उनमें से सबसे ऊपर है जहां के 90% से ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, आवाम अपनी सरजमीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान से हमेशा के तरह हमारे साथ बिलाल गिलानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, ये बड़ा कैसे हैं आप ठीक है, खैरियत से हैं? आपने बारिश एंजॉय की जो कहीं कहीं से छींक के चली गई, लेकिन दुनिया के 24 ममालिक से डेटा कैसे इकट्ठा किया, पहले तो ये बताएं कि इट्स नॉट इजी टू कलेक्ट ऑल दैट डेटा फ्रॉम लाइक 24 डिफरेंट कंट्रीज। जी बिलाल भाई। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। सो ये हम गैलप पाकिस्तान एक मेंबर है विन इंटरनेशनल का, जो कि हमारी जैसी मार्केट रिसर्च और सर्वे रिसर्च कंपनीज की एक एसोसिएशन है। तो उन्होंने साल में एक ऐसा सर्वे करते हैं जिसमें तमाम ममालिक जो उस एसोसिएशन के मेंबर हैं वो सर्वे करते हैं इंटरेस्टिंग इश्यूज़ के ऊपर। इस दफ़ा उन्होंने इसके बारे में सोचा कि लोग अपने मुल्क से कितनी वाबस्तगी रखते हैं, उसके लिए किस हद तक उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग जो है मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, कितने लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो अपने मुल्क से बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये 4-5 इश्यूज़ को उन्होंने देखा और फिर इसकी एक सफ़बंदी की कि दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इन इश्यूज़ के ऊपर, इन इंडिकेटर्स पे सबसे आगे हैं। और विलिंगनेस टू फाइट जो आपने शुरू में जिक्र किया, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो 1980 से नज़र आ रहा है, दुनिया भर में पूछा जा रहा है। और वजह यह है कि कुछ ममालिक में लोग अब अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान उन मुल्कों में हरगिज़ नहीं है, मगर यूरोपियन बहुत से मुल्क हैं जहाँ लोग पैसिफिस्ट अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। वो ये आया है बिलाल भाई जवाब कि हम अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार नहीं है, मतलब सीरियसली? जी बिल्कुल। सो यूरोपियन मुल्कों में ये नंबर जो है वो सबसे हाई है, और जो एशियन ममालिक है उनमें इतना हाई नहीं है। जैसे 50% इन जापान जो हैं वो ये कहते हैं, 48% इन जापान जो है वो ये कहते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए को डिफेंड करने के लिए नहीं फाइट करेंगे। उनका ये कहना है कि ये काम हमारा नहीं है, ये इसके लिए एक मिलिट्री है, उसके लिए पुलिस है, दीगर इदारे हैं। हम जो है वो हमारा काम क्योंकि नहीं है और हम सकत भी नहीं रखते। कुछ इसमें एक एजिंग पॉपुलेशन का भी है। पाकिस्तान एक बड़ी यंग पॉपुलेशन है और यंग लोगों में ये ख्वाहिश कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करें। मैं बिलाल भाई इस तरफ ही आ रहा था कि जब ये सवालात किए गए तो इस बात का यकीनी तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखा होगा कि कौन सी टीनेजर्स की इसमें राय है, फिर यंगस्टर्स भी हैं, फिर कुछ एजड लोग हैं। तो वो यंगस्टर्स ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में जो मुल्क के दिफा के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल। सो हमारी जो सर्वे की साइंस है उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक नुमाइंदा सैंपल जिसमें जो पॉपुलेशन में जिस प्रोपोर्शन में यंग एंड ओल्ड हैं वो हमारे सैंपल में भी आ जाएं। तो पाकिस्तान जो है वो यंग मुल्क है। 21 ईयर्स जो है वो हमारी एवरेज एज है, यानी आम अगर आप बाहर निकले तो आपको जो एक एवरेज पर्सन मिलेगा वो सिर्फ 21 ईयर्स का है। तो इस सर्वे में भी हमारे सैंपल में 21 ईयर एक एवरेज एज थी, बट इसमें 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से अबव एज के लोग भी थे। और ये हमने देखने में आया, और आई थिंक कई दफ़ा लोग नौजवानों के बारे में एक मायूसी सी फैलाते हैं कि वो शायद अपने मुल्क से वाबस्ता नहीं है या कोई मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते, कोई लगाव नहीं रखते। तो इसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है विलिंगनेस टू फाइट जो है वो हमें यंग 18 to 30 एज ग्रुप में नज़र आती है।
और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा सा कम होते जाता है। उसकी वजूहात हेल्थ भी हो सकती हैं, उसकी वजूहात और इकोनॉमिक कंपल्शंस भी हो सकती हैं। तो यूथ डेफिनेटली मोर कनेक्टेड विद पाकिस्तान है। उनकी ग्रीवेंसेस हैं, मसलन वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो महंगाई से तंग हैं, मगर ये वजूहात एक तरफ और मुल्क एक तरफ, वो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं और इन सबको बेयर करने के लिए तैयार हैं। मगर हमें और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनकी इस उम्मीद और इस मोहब्बत को एक्सप्लॉइट नहीं कर लेना चाहिए, इसके बावजूद उनके लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो बिलाल भाई, जब ये आप कर रहे होंगे, सर्वे कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपके इंटरनेशनल लोगों से भी आप लोगों की जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग रहा होगा, उन लोगों के लिए पाकिस्तान का रेशियो और आप लोगों के लिए उन लोगों का परसेंटेज। जी बिल्कुल। सो इसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम मुल्कों में सबसे ऊपर है। जब हम दूसरी तरफ जब एक सवाल पूछा गया कि आजकल आप कितने पुरुमीद हैं पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो एक रीजनेबली इन 24 मुल्कों में इतना ऊपर नहीं आता। अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। सो उस पे उन्होंने ये इशू रेज किया कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो इस वक्त तो पुरुमीद नहीं है, मगर ये उसके बावजूद भी मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। वाह वाह वाह, क्या आपने स्टेटमेंट दिया, जबरदस्त। थैंक यू बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान। थैंक यू बिलाल भाई फॉर टेकिंग आवर टाइम लाइक ऑलवेज। हैव अ ब्लेस्ड डे और आपका भी दिन अच्छा रहे। लेकिन अभी दिन हमारे साथ अभी तो शुरू हुआ है, अभी इस वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हो रहे हैं। प्लीज डू स्टे विद अस। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान में शाज़िब फरमाया कर रहे थे आपका इंतजार। वो जो सेगमेंट आने वाला है ना, उससे मुझे अपने डिजाइनिंग कॉलेज का टाइम याद आ गया। शाज़िब, हमारी थीसिस होती थी, फोटोग्राफी कोर्सेज भी मैंने किए, तो हम लोग क्या थीसिस दिया जाता था कि जाओ तुम लोग कोई एक जगह जाओ जाके पेंट करो, या एक जगह जाओ जाके उससे इंस्पायर होके कोई चीज बनाओ, फोटोग्राफी करो। फोटोग्राफी भी, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग 2 साल की जब की ना, तो हमारी थीसिस होते थे, हमें दिया जाता था कि जाओ जाके कोई तारीखी इमारत के पास जाओ और जाके उसकी जो है वो पेंटिंग बनाओ या उसको जो है वो स्केच करो। तो हमने बड़ा स्केच किया इस जगह को जनाब। तो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बरतानवी दौर की एक पहली अवामी इमारत थी, बल्कि है, और 156 साल कबल शहरियों के लिए इसको खोला गया था। आज भी शहरियों को खुशामदीद कहती है ये इमारत। वहां पर लोग जाते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं। इसके इर्द गिर्द पार्क भी है। इस इमारत को देखने का ही एक अपना मजा है। वैसे 156 साल हो गए जाहिर है। शाज़िब ने देखा होगा, शाज़िब की जवानी में बनी थी इमारत, तो वो जब से देख रहे हैं कि लोग आते हैं यहाँ पर, और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि स्टूडेंट्स आते हैं, टूर्स आते हैं, शाज़िब फैमिलीज आती हैं वहां पे देखने के लिए, और स्पेशली जब फॉरेनर्स आते हैं या कराची से बाहर रहने वाले लोग आते हैं, वो फ्रेयर हॉल जरूर जाते हैं देखने के लिए। लेकिन अब इसको क्या कमर्शलाइज किया जा रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट की तामीरात के लिए मुख्तस करने का मंसूबा बनाया गया है, ये कुछ हमारे कंसर्न्स हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी खबर बहुत वायरल हो रही है कि उसके इर्द गिर्द गेट लगाने की तैयारी की जा रही है, कुछ पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और इस पर कुछ सिविल सोसाइटी एहतजाज भी कर रही है। जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर नामुकम्मल एक पिलर कुछ खड़े किए गए हैं, जो हम सब देख भी सकते हैं वहां से गुजरते हुए। अक्सर आप लोग भी गुजरते होंगे फ्रेयर हॉल के आसपास से। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? शायद एक सवाल आता है, इतने सालों बाद इस तरह पिलर्स, जो कि एक लोगों का अजम्पशन है कि शायद आर्चेस बना दें वहां पर, लेकिन द पॉइंट इज कि इतने अरसे बाद ये ख्याल क्यों आया? किसी एक्सपर्ट से बात करके ही पता चलेगा कि आया इतने अरसे से ये चीज खुली थी, अब इसको जो है इस तरह क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मारूफ रिसर्चर, आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर मारवी मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मारवी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मारवी साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं फ्रेयर हॉल हम सब देखते आ रहे हैं, पहले तो मैं बड़ा ही आपसे एक कराची वालों वाला सवाल करूंगा। हम तो उसके आसपास भी होते तो वहां चले जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, उस इमारत को देखने का ही अपना लुत्फ है। जरा मुझे बताइएगा कि ये गेट बनाने की क्या तुक है इस वक्त, जो इतने अरसे बाद इनको याद आया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, ये बिल्डिंग जो है
और ये जो इंटायर गार्डन एरिया है ये 1865 का बना हुआ है। तब से लेकर अब तक इसके बहुत फेजेस गुजरे। ये एक टाउन हॉल था, फिर ये लाइब्रेरी कन्वर्ट हुई, फिर ये एक साथ कैन गैलरी बन गई। इसमें काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से होती आई हैं और फिर हर टाइम से ये हर दफ़ा खुला ही रहता था पूरे साइडों से। ये एक ओनली सर्वाइविंग पार्क है कराची का जिसको आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्पेस आइलैंड, ठीक है। अब इसको हमें संवारने के बजाय, इसको एम्ब्रेस करने के बजाय अगर हम आगे से इसके गेटवेज लगा दें। आर्च हिस्टोरिकली, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और जहाँ तक मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, आर्च जब किसी बिल्डिंग के साथ अटैच होती है तो वो एक बिल्डिंग का फसाड होती है। जब आर्च एक खुद इंडिपेंडेंट चीज़ खड़ी होती है तो वो एक गेटवे होती है, उसके तहत आप गुजर के अंदर जाते हैं। तो आर्च एक खुद एक पॉलिटिकल चीज़, और आर्च को समझने के लिए आपको इंटेलेक्चुअली और आर्किटेक्चरली समझने की ज़रूरत है कि आर्च होती क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से जो तीन जगहों पे ये स्पेस बनी हुई है, एक जगह पे उसका आर्च बनना हो सकता है, दो जगह पे वो आर्च नहीं है, वो एक गेट है। तो मालवी जी, फिर ये सिविल सोसाइटी की हुकूमत के इसके खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है? फिर इसके अगेंस्ट इसलिए है कि देखिए जी, सिविल सोसाइटी कहती है कि ये एक वाहिद पार्क है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिक्योरिटाइजेशन उस तरह की नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप रात में बैठें, सुबह में बैठें, जैसे आम ममालिक में होता है। एक पार्क का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ शाम को 5 बजे आए वहाँ पर। पार्क का ये मतलब है कि आप किसी भी टाइम जब आपका दिल चाहे, आप चाहे बैठें या आप चाहे उसको थॉरोफेयर की तरह यूज़ करें और आप गुजर जाएं शेडेड कॉरिडोर की तरह। ये फ्रेयर हॉल जो है ये 3 साइड का एक रोड है इसका, 3 साइड से। चौथी साइड पे सिन क्लब है। बिल्कुल। अब अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मैं पूरा घूम के जाऊं, मैं गुजरना चाहती हूँ, तो क्यों हम उसको कंट्रोल करें? तो सिविल सोसाइटी सपोर्ट में इसी वजह से है। और प्लस ना सिर्फ उसकी सर्कुलेशन के तहत सिविल सोसाइटी साथ है, सिविल सोसाइटी एक और मामले पे भी है। वो कहती है कि शहर को खुला रखो और जो भी चीज करो हमारे पब्लिक, हम यूजर है ना, हमसे पब्लिक ओपिनियन लो, हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, हम आपको डिजाइन बताएंगे। या एक पब्लिक प्रोजेक्ट का जैसे डिजाइन होता है बाकी मुल्कों में, आप 2 हफ्ते तक डिजाइन लगा के छोड़ दें, आए हम देखें उस डिजाइन को, हम उसमें तबसरा करें, हम रिव्यू करें, हम सर्वे करें, हम आपको फीडबैक दें। ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर से टॉप डाउन आपने बताया कि आज आपको ऐसे रहना चाहिए। अच्छा, और इसके साथ साथ मालवी साहब हम ये भी देखते हैं, हमने बहुत दफ़ा, मैं वहाँ खुद भी गया हूँ, बहुत सारी कैंपेन्स वहाँ पर होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, सिविल सोसाइटी हो या दीगर लोग हों, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, वो अपनी कैंपेन्स करते हैं, वहाँ पर फोटोग्राफी भी होती है। एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे एटलीस्ट ये नज़र आता है कि वहाँ पर सब एक जैसे होते हैं, वहाँ पर सब एक होते हैं, वहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो करता है। तो ऐसी जगह को कमर्शलाइज कर देना, आप क्या समझती हैं हुकूमत का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए जी, मैंने अपनी राइटिंग में हर वक्त ये लिखा है कि फ्रेयर हॉल इज़ द ओनली, और मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक एंड इंटरैक्टिव प्लेस, व्हिच मीन्स कि इट इज़ नॉट लाइक प्रेस क्लब कि आप वहाँ पे रोज़ खड़े हो जाएं। इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे ईयरली थिंकिंग इवेंट्स होते हैं। आपका कराची ईट होता था, आपका क्या कहते हैं क्लाइमेट मार्च होता है, औरत मार्च होता है, तो वो एक ईयरली इवेंट होता है क्योंकि वो आपका एक शहर का लैंडमार्क इवेंट है, ठीक है। उसमें आप सिविल सोसाइटी के साथ साथ सारी थिंकिंग कम्युनिटी को और वाज़े तौर पर नॉन प्रॉफिट को सबको बुलाते हैं आप कि सब खड़े हुए और एक उस चीज के ऊपर सोचें। इट्स नॉट a rally or a protest, it is coming together for the city and for the country's betterment। तो और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस फ्रेयर हॉल का बाकी चीजों में क्या फायदा है। टूरिज्म वाइज माइनॉरिटी अपनी आके यहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यहाँ पे अपनी तस्वीरें खिंचवाती है एज अ बैकड्रॉप कि ये उनकी तरह एक जैसे टाउन हॉल है। और कई ऐसी और चीजें होती हैं जहाँ शाम में लोग वॉक करने जाते हैं। अगर आपको कहना है कि जी, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि जी वो लोग कहते हैं कि जी सिक्योरिटी हो, कोई बच्चे इधर उधर ना हो जाए, तो आप एरिया डेजिग्नेट कर दें कि ये चिल्ड्रन जोन है। इंग्लैंड में पार्क्स में हर जगह हमें नजर आता है कि वो किस तरह हर चीज को डिजाइन करते हैं उस नेबरहुड, उस कम्युनिटी के लिए।
फ्रेयर हॉल शहर का लैंडमार्क है, आपको शहर की तरह सोचना होगा, आपको ये नहीं सोचना है कि बल्कि मानवी साहबा हम तो ये भी, मैं तो आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, एटलीस्ट पे कमेंट जरूर चाहूंगा आपका, कि इस शहर में कराची की जब हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं जहां पर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, टिकट्स लगा दी जाती हैं, टिकट्स नहीं भी होती तो एटलीस्ट वो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें तो ना लगाएं कि लोगों की एक्सेस जो है वो इजी हो पार्क्स में जाने की। जो ऐसे पब्लिक मकामात हैं जो कि हैं ही पब्लिक के लिए, वहां पर इस तरीके की दीवारें बनाना, उनको बंद कर देना, बड़ी बड़ी ग्रिल्स या पिलर्स कायम कर देना, फिर टिकट्स लगा देना, इसकी जरूरत है आपके ख्याल में, या जहां ऑलरेडी ये चीजें हैं उसको खत्म करने की जरूरत है? हमारा पूरा शहर एक जेल बन चुका है, जहां देखें दीवारें गेटवेज हो गए हैं। अगर हम इसके ऊपर रीथिंकिंग करें और अनपैकिंग करें। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अब हम वही वाली बात आपकी सुन के मुस्कुराहट आ गई कि वाकई पूरे शहर को जो है ना एक वो बना दिया है, कहीं ग्रिल्स लगा दिए, कहीं मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं, हर चीज तो बंद हो गई है, मतलब आपको कोई नजर ही कुछ नहीं आता। मैं बार बार अपने काम में यही बोलती रहती हूँ कि कराची को एक वी नीड टू अनपैक द ओल्ड सिस्टम्स। अगर 90% आज गेट बंद हैं तो वो हमारे 1990s और अर्ली 2000s में जो कराची में वायलेंस था और जो चीजें हो रही थी उसके तहत था, हमने सिस्टम्स बनाना शुरू कर दिए। अब वो टाइम है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की, इकोलॉजी की बात करते हैं तो सांस लेने दें शहर में भाई, आप अपने व्यूज को खोलें, आप अनऑब्स्ट्रक्टेड सही बात है आपने। अच्छा दूसरा क्या होता है कि एक पेटेंट डिजाइन बन जाता है, वो हर जगह आपको नजर आएगा, ये दीवार आपको हर जगह गेटवेज नजर आएंगे। समंदर को आपने दूर कर दिया गार्डन बना के, भाई समंदर की अपनी इकोलॉजी है, एक अपना तरीका है, जहां जिसका दिल चाहता है वो कर लेते हैं, इदारों को नहीं लेकर आते हैं, स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड नहीं लाते हैं, ऐसे नहीं होता काम। एक ये टॉप डाउन जो डिजाइन डिसीजंस होते हैं ना, मैं उसके हूँ, सिंध गवर्नमेंट के साथ मैं काम करती हूँ, मैंने एडिटिंग पे ऐसा नहीं है कि वी वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट कांट हैव अ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग इन द सिटी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो बस इंशाल्लाह दुआ करते हैं जनाब के कुछ बेहतर हालात हों, और हमें शहर का भी बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि हमें वाकई में हम छोटी छोटी चीज़ों से हरियाली करने की कोशिश करते हैं। मनी प्लांट्स लोग अपने घर में बैल्कनीज में, अपनी गैलरीज में लगा लेते हैं। हमें अपने शहर को, अपनी जगहों को, अपने इस तरह के लैंडमार्क्स को और ज्यादा दिखाने की और खोलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, और ये दुआ करेंगे मानवी जी के कुछ अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच। और अब चलेंगे जनाब उस चीज के बारे में जो ईद कुर्बा से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि शहर को ब्यूटिफाई करने की जरूरत तो है, लेकिन अब जो हम टॉपिक जिक्र करने जा रहे हैं इसका हम गुज़िश्ता रोज ही बात करते रहे, बिल्कुल ब्यूटिफाई नहीं बिल्कुल ब्यूटिफाई नहीं हो रही है चीजें। लेकिन खैर मवेशी मंडियों में रश बढ़ता जा रहा है, मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, ईद कुर्बान जैसे कि मायने आपको बहुत करीब आते जा रही है। लंपी स्किन की जो बीमारी है उसके बायस अक्सर जो खरीदार हैं वो परेशान है। वो परेशान इसलिए हैं कि भाई हम इनको खरीदें ना खरीदें, अगर खरीदना चाहते हैं तो अगर हमें कहीं ये शक भी पड़ता है कि ये जानवर लंपी स्किन का शिकार हो सकता है तो उनको क्या करना चाहिए माया? बेसिकली देखिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम वक्त से पहले परेशान हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। तो हमें जबरदस्त, वाह, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड, तो वो तो जनाब अगर हम सिर्फ इतना सोच लें कि जो बारहा सुबह सवेरे पाकिस्तान या दीगर इस तरह के प्रोग्राम्स में बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, आपके लिए आगाही फैलाई जा रही है, वो इसीलिए फैलाई जा रही है कि आप परेशान ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप परेशान होंगे तो फिर फायदा क्यों हमारी? और हम तो इतनी बार ही आपको चीजें बता रहे हैं, अब तो मुझे याद हो गई है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ याद हो बड़ी बात। आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं जानवरों को, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर से, एक्सपर्ट से राय इसलिए लेते हैं ताकि वो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजें बताएं और आप लोगों को ये पता हो, आप लोगों को ये अवेयरनेस हो कि आजकल आप सब लोग, मुझे पता है कि मंडियों का रुख कर रहे हैं और जा रहे हैं जानवर खरीदने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे जानवर मिलेंगे भी और सेहतमंद मिलेंगे, लेकिन इन बातों का आपने ख्याल बहुत जरूरी रखना है। तो हमें ज्वाइन किया है वेट डॉक्टर हैं आतिफ साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, ये आजकल एक जो सूरत हाल चल रही है लंपी स्किन डिजीज की, जिसके लिए ईद उल अज़हा भी आने वाली है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉपर हो रही हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको जो बाहर से आने वाले जानवर हैं उनकी प्रॉपर रोकथाम करनी होती है।
तो कल की रिपोर्ट थी 1-2 दिन पहले की, तो उसमें ये था कि तकरीबन 65 से 70 हज़ार जानवर पाकिस्तान यहाँ कराची में आ चुके हैं और जगह जगह चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर उन्हें चेक किया जा रहा है। लंपी स्किन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए रोकथाम की जा रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अक्सर बीमारी जो है ना, व्यापारी कहते हैं कि मवेशी जो है ना लंपी का शिकार हुआ था लेकिन अब ठीक हो गया। अगर कोई खरीदार इस तरह जाता है लेने के लिए, कंज्यूमर, कस्टमर, और उसको ये बात सुनने को मिलती है, तो वो क्या करे डॉक्टर साहब? अब उसमें ऐसा है कि कुछ जानवरों में इस लंपी स्किन डिजीज अगर पहले से हो चुकी है और उसके बाद वो प्रॉपर रिकवर हो गए और उसमें कोई साइन और सिम्टम मौजूद नहीं है, उसमें क्या होता है कि कुछ स्किन पे निशानात रह जाते हैं छोटे छोटे से, और इसके अलावा आगे जाके लाइक 5 to 6 वीक्स में एनिमल बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, तो उसमें फिर कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है। अगर जानवर उस टाइम पर खरीदने के टाइम पर बिल्कुल हेल्दी है, खाने पीने में ठीक है, स्किन पे कोई निशानात नहीं है और हर चीज ठीक है, तो आप खरीद सकते हैं। देयर इज नो हार्म टू कंज्यूम दैट मिल्क और मीट, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। डॉक्टर साहब जरा ये जरा रोशनी डाल दीजिए, फिर शाहजेब भी सवाल करेंगे। ये जरा क्लियर कर दीजिए कि क्या अगर उसको लंपी डिजीज खुदा ना खास्ता है किसी जानवर को, तो ये लाजमी है कि उसकी स्किन पर जो है वो दाने नजर आएंगे जो बॉइल्स होते हैं? ये मैं आवाम के लिए पूछ रही हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके इम्यून सिस्टम पे। उसकी बहुत सारी दूसरी निशानियां हैं, जैसे कि हाई फीवर होता है और साथ में स्किन पे नोड्यूल्स हो जाते हैं। इसके अलावा उसमें खाना पीना उसका कम हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एनिमल, स्किन पे? तो वो सब चीजें भी आपको चेक करनी है। अगर आप किसी भी मंडी में कोई जानवर देखने जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी प्रॉपर स्किन चेक करनी है। लंपी के अलावा भी दूसरे टिक्स वगैरह जो होते हैं वो चीजें भी ना हो, उसकी वजह से भी एनिमल पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम में आ सकता है। और इसके साथ साथ उसका आप थोड़ा सा हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं, फीवर का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और जैसे ही फीवर एनिमल को होता है तो वो वैसे भी बहुत ही लेथार्जिक और एक जगह पे लेटा हुआ बैठा हुआ इस तरह से होगा। आप थोड़ा सा जानवर को चला के देखें और प्रॉपर फिजिकली तो आप चेकअप कर सकते हैं, हर कोई देख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और साथ साथ आप उसके कान वगैरह चेक कर लें, स्किन चेक कर लें, पैर चेक कर लें, लंगड़ा तो नहीं रहा कहीं, इस तरह के आपको अच्छा डॉक्टर साहब चीजें चेक करनी। डॉक्टर साहब अगर आपको डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, खास नहीं। डॉक्टर साहब ये जरूर बता दीजिएगा कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि चेकिंग की जानी चाहिए जो भी खरीदार है उसको, लेकिन इसके साथ साथ और भी बीमारियों का शिकार हो सकता है जानवर, तो कोई भी खरीदार जब मंडी जाए तो वो जानवर को देखने के लिए किन बातों का ख्याल रखे कि मुझे बेसिक चीजें कौन कौन सी चेक करनी है? भाई सबसे पहले तो सबसे मेन जो बात है, आप गैर कानूनी मंडियों में ना जाएं। कराची की जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, जो कि सोराब गोट और ये हाईवे पर लगी हुई है, तो आप यहाँ से अगर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और जगह जगह बहुत सारी जगहों में ऐसे हैं कि 5-5, 8-8 लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट के लोग नहीं जाते, कोई भी डॉक्टर्स का जाना नहीं होता, तो वहां पे खतरा थोड़ा सा ज्यादा है। आप प्रॉपर एक मतलब जो गवर्नमेंट की बनाई हुई प्रोफेशनल मंडी है वहां पे आप जाके लें तो वो सबसे बेहतर है। और दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया, स्किन जरूर चेक करें। स्किन पे बहुत लंपी में तो बड़े डॉक्टर स्किन में क्या नजर आएगा ये तो बता दें, तो वो चीजें ना हो। इसके अलावा स्किन प्रॉपर चेक करें, टिप्स वगैरह ना हो। साथ में कान चेक कर सकते हैं, आपको स्किन डिजीज ना हो, बाल बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रहे, एनिमल चलने फिरने में ठीक है भी या नहीं, आप उसका ठीक है डॉक्टर साहब, स्किन चेक करनी है, बाल तो ज्यादा नहीं गिर रहे, इन बातों का ख्याल रखना है। वेट डॉक्टर सर्जन है आतिफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद है शो में और हमें डिटेल में बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से आप मंडी जाएं तो कैसे ख्याल रखें, जानवर कैसे चेक करना है, सब कुछ करना है। शायद बात हमें उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही थी तो हम उनसे दीगर सवालात नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अब हम जिक्र करेंगे कुछ बॉक्सिंग का, क्योंकि बॉक्सिंग में एक बॉक्सर ऐसे हैं जो नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। ऐसा ही है, DI खान से ताल्लुक है जनाब इनका और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं बॉक्सिंग की जनाब फील्ड में। इनका नाम है हबीबुर रहमान खान, जिन्होंने बॉक्सिंग रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। और हबीब ने कुछ दिन पहले फिलीपींस के जनाब टॉप बॉक्सर को भी हरा दिया। बिल्कुल, फिलीपींस में उनको हरा के आए, तो आपसे मुलाकात करवाते हैं ना, क्योंकि क्या तैयारी थी जो वहां जाके लोगों को हरा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो है हबीब जो है वो दर्जी का काम भी करते हैं अपने साथ साथ, और साथ में कंपटीशंस भी जीत रहे हैं और जो फाइट्स है वो हरा भी रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हबीब से। हबीब खान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे आप, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हैं। जरा बताएं ना, ये हबीब, ये रैंकिंग में माशाल्लाह दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको, जरा ये तो बताएं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे अभी रैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर 1 पे हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नंबर 1 पे भी हैं, DI खान से भी हैं, और साथ साथ बॉक्सिंग के साथ साथ पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, और कपड़े सीने का भी हुनर जानते हैं। भाई वाह, ये कैसे हुआ? असल में ये स्टार्ट में मैंने दर्जी का काम लिया था, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गोली को भी जारी रखा। उसके बाद मैंने टूल प्लाजा भी काम किया और मवेशी मंडी में भी काम किया। लेकिन जुनून था कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। वेरी गुड, हुनर तो है। आप खवातीन के टेलर हैं या हजरात के सूट सीते हैं? जी, खवातीन के टेलर हैं, औरतों के कपड़े सीते हैं या मर्दों के कपड़े सीते हैं? जी नहीं, मैं मर्दों के कपड़े सीता हूँ। क्या बात। तो आपने जो स्टोरी अपनी शेयर की है, ये तो आपका पूरा सफर है और बाकी बड़ी लंबी स्ट्रगल होगी, आपकी बहुत मेहनत लगी होगी कि आप यहाँ तक आज माशाल्लाह पहुंचे हैं। आप कितना वक्त लगा आपको, और फिर आपने कैसे ये सोचा कि मुझे अब पाकिस्तान का नाम रोशन करना है बॉक्सिंग में, तो मुझे अब सारे काम छोड़ने होंगे और मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी होगी? कितना दिन में ट्रेनिंग करते हैं आप? जी, हम दिन में 5 घंटे 6 घंटे लगातार हमारी एक्सरसाइज होती है, और 5 घंटे डेली। अच्छा, और एक्सरसाइज। जी जी हबीब, अच्छा ये बताएं कि अभी आपने कितना, हबीब आपको आवाज आ रही है तो बताएं, अब तक कितनी आपने फाइट्स लड़ी हैं और कितनी जीती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल के में गोल्ड लिया हुआ है, किक बॉक्सिंग की, MMA की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एंटर हुआ। उसमें मैंने 3 फाइटें खेली है। एक को मैं जो पॉइंट्स के जरिए जीता और 2 फाइट मैंने दोनों को नॉकआउट किया है। जिस तरह एक बलूचिस्तान में मैंने खेली और दूसरी मैंने फिलीपींस के खिलाफ खेली, दोनों को मैंने नॉकआउट किया है। दोनों को नॉकआउट किया है। और कस्टमर्स को नहीं, वो अब वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे ये बताएगा हबीबुर रहमान, ये जरूर बताइएगा मुझे कि बॉक्सर्स को हम अक्सर इंजर्ड देखते हैं, इंजरी हो जाती है, जाहिर है बॉक्सिंग है तो उसमें इंजरी तो हो जाती है। तो ऐसे में आपको कभी फैमिली वालों ने या किसी ने कहा कि बस छोड़ो हबीबुर रहमान, क्या इंजरी करा के आ जाते हो, बस अब बॉक्सिंग नहीं करनी आगे? जी बहुत बार खासकर वालदा जो होती है वो कहती है कि इस गेम को छोड़ दो, लेकिन मैं जब इंजरी हो जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि या अगर चेहरे पे लग जाए तो चेहरा, रात के टाइम जाता हूँ तो कपड़ा कुछ चीज चेहरे पे लगा देता हूँ, या अगर जिस्म पे कोई जगह पे चोट लगे तो उस जगह को मैं छुपा के जाता हूँ ताकि घर वालों को किसी को भी पता ना चले। क्या बात, किसी को आपकी चोट ने पता न चले। अच्छा ये बताएं, किससे आपको बॉक्सिंग करने का इरादा है आपका, कि आप किससे मैंने बॉक्सिंग करनी है? बस इंशाल्लाह मेरा जो जुनून है, जो मतलब मेरा एक लेवल है, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे मैं खेलूंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है मैं वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अभी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला, शाबाश, ऐसी करते रहो। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। कल होगी जनाब 24 जून 2022, इस हफ्ते का लास्ट शो होगा, लेकिन देखेंगे आने वाला वक्त और आने वाला मौसम आपके और मेरे लिए कितनी अच्छी खबरें लेकर आता है। तो शाहजेब को, माया को
सिर्फ कल तक सुबह 9:03 सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 न्यूज पे इजाजत। हम मुकाबला उस में जा रहे हैं।